हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो जीके वाला पोर्शन चला रहा हूं उसमें क्लास नंबर 24 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, आज बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों क्लास को शुरू किया जाए। भारत में बैंकिंग इतिहास के बारे में हम पहले जानेंगे। देखिए, आधुनिक काल में भारत में बैंकिंग का प्रारंभ 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ हुआ था। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ 1770 ईस्वी की बात हो रही है और सबसे पहले बैंक कहाँ खोला गया था दोस्तों? तो यूरोप में फ्रांस में खोला गया था दोस्तों। आज भी वो बैंक दोस्तों अभी भी वो बैंक चल रहा है, जो कि यूरोपीय प्रबंधन के तहत कलकत्ता में पहला बैंक था। 1768 ईस्वी में जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। जो 1768 ईस्वी में स्थापना की गई थी उसका नाम था दोस्तों जनरल बैंक ऑफ इंडिया। यहां से यदि क्वेश्चन बनता है कि पहला बैंक दोस्तों कहां स्थापित किया गया था इंडिया में, तो वो स्थापित किया गया था कलकत्ता में। उसका नाम था जनरल बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखिए, भारत में सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता स्थापित हुआ। 1808 ईस्वी में दोस्तों इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया दोस्तों? 1808 में बैंक ऑफ बंगाल और 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता इसका नाम था। आगे देखिए, इसके बाद 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे तथा 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास। देखिए दोस्तों, पहले जो भी बड़े बड़े चीजें खुलती थी वो समझ लीजिए कलकत्ता पहले स्थान पे, दूसरा बम्बई, तीसरा मद्रास, यही सब दोस्तों उस समय आगे थे। दिल्ली का क्रेज कम था, ये जान लीजिए। दिल्ली मुगलों के काल में आगे थी, लेकिन उसके बाद दोस्तों अंग्रेजों के काल में तो सब कुछ कलकत्ता बंगाल में होता था। बाद में 1911 के बाद जब दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई है राजधानी, तब दोस्तों दिल्ली पे फिर कार्य होने लगा था। आगे चल के देखिए, आगे चलकर वर्ष 1921 में इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 याद कर लीजिए बिल्कुल। ठीक है, जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकृत होकर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाने लगा। मीन्स एसबीआई का जन्म कब हुआ दोस्तों? 1955। ये टर्म नहीं भूलिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है ये। 1863 ईस्वी में बैंक ऑफ अपर इंडिया तथा 1865 ईस्वी में दोस्तों इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। ये भारत के सबसे पहले ज्वाइंट स्टॉक बैंक थे। कैसे बैंक थे दोस्तों? ज्वाइंट स्टॉक बैंक थे। 1881 ईस्वी में प्रथम भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंक अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई थी। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई थी। यह सीमित दायित्व वाला पहला बैंक बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित बैंक था। इसी क्रम में दोस्तों 1894 ईस्वी में प्रथम पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाले बैंक पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। मीन्स दोस्तों अगर पीएनबी की बात आती है तो ये 1894 ईस्वी याद कर लीजिए, और 1865 ईस्वी इलाहाबाद बैंक याद कर लीजिए। भारतीयों के पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन वाला पहला भारतीय वाणिज्य बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी दोस्तों। बैंकों का राष्ट्रीयकरण देख लीजिए।
भारतीय बैंकिंग इतिहास में एक बड़ी घटना 19 जुलाई 1969 को घटी, जब 14 बैंक जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक थी उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन यहां से बने हैं। 1969 बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। इसी क्रम में 15 अप्रैल 1980 को 6 और वाणिज्यिक बैंकों 200 करोड़ रुपए या अधिक जमा राशि वाले का राष्ट्रीयकरण किया गया। विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ। विजया बैंक और देना बैंक का विलय कहां पे हुआ दोस्तों? बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी में हो गया इनका विलय। ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 30 अगस्त 1919 को 10 बैंकों का सम्मेलन 4 बैंकों के रूप में किया जाने की बृहद योजना की घोषणा की गई। इन 10 बैंकों का सम्मेलन इस प्रकार है दोस्तों: ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया। आंध्र प्रदेश और कारपोरेशन बैंक ऑफ विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया। आगे देखिए, सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय हो गया। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया। अब आप इलाहाबाद बैंक का इंडिया बैंक के नाम से आप देखे होंगे, उसका लोगो भी इलाहाबाद में लगा हुआ है। इस सम्मेलन के क्रियान्वित होने के बाद देश में भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या घटकर दोस्तों 11 हो गई है। और ये दोस्तों बहुत अच्छा भी हुआ है, क्योंकि छोटे छोटे बैंकों को लोग बाग बहुत कम जानते थे। अब इनके नाम से 11 बैंकों का नाम लोग बाग अच्छी तरीके से जानेंगे। उपयुक्त बैंकों का सम्मेलन अप्रैल 2020 से प्रभावी हो गया। मैंने कहा था ना दोस्तों कि हाँ, इनका जो है आप लोगों भी देख सकते हैं, वो कब से प्रभावी हुआ है? 1920 से। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। देश में मौद्रिक नीति का निर्धारण इसी बैंक द्वारा किया जाता है। भारत में एक केंद्रीय बैंक के गठन की अनुशंसा वर्ष 1926 में गठित हिल्टन यंग समिति द्वारा दोस्तों की गई थी। इसी के अनुपालन में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, याद रखिएगा। इसका 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। सीडी देशमुख स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। आगे देखिए, आरबीआई के कार्य क्या हैं? नोटों का निर्गमन करना, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, साख ऋण का नियंत्रण करना। केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण 2 विधियों से करता है: मात्रात्मक मीन्स पैडात्मक, ठीक है, नियंत्रण एवं गुणात्मक मीन्स चयनात्मक नियंत्रण। ठीक, इनसे ये करता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो आरबीआई द्वारा खास नियंत्रण यहाँ पैडात्मक में देखिए, और यहाँ चयनात्मक खास नियंत्रण उपकरण और पैडात्मक खास नियंत्रण उपकरण में देखिए। ठीक है, एक तरफ पैडात्मक को आप मात्रात्मक भी बोल सकते हैं, चयनात्मक को आप गुणात्मक भी बोल सकते हैं। जैसे बैंक दर, एमएसएफ दर, खुले बाजार की क्रियाएं मतलब शेयरों की खरीद बिक्री, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, अस्थाई जमा सुविधा दर, सीआरआर एवं एसएलआर, ये सब किस में आएंगे दोस्तों? पैडात्मक मतलब मात्रात्मक। चयनात्मक में न्यूनतम सीमा का निर्धारण,
नैतिक दबाव एवं सलाह, साख मानदंड का निर्धारण आदि करता है। दोस्तों एक आरबीआई का होना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि दोस्तों जो छोटे छोटे बैंक खुलते हैं उनको नियंत्रण में रखना ये बहुत जरूरी होता है। मात्रात्मक साख नियंत्रण के तहत आरबीआई अर्थव्यवस्था में एक समान रूप से बिना भेदभाव किए सभी क्षेत्रों में साख सृजन को प्रभावित करता है। गुणात्मक साख नियंत्रण हेतु वह किसी क्षेत्र विशेष में साख का नियंत्रण करता है, पूरी अर्थव्यवस्था में नहीं। तरलता नियंत्रण के उपकरण देख लीजिए। नगद आरक्षित अनुपात मीन्स कैश रिजर्व रेशियो CRR अपनी सभी जमाओं, मांग जमा एवं सावधि जमा का वह अनुपात जो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना होता है उसे दोस्तों CRR कहते हैं। अब इसको तय समझिए, ठीक है। अपनी सभी जमाओं मतलब जितना भी है वह अनुपात जो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा जाए, मतलब जो भी बैंक ये मार्केट में है दोस्तों उनको आरबीआई के पास जो धनराशि जमा की जाती है उसे दोस्तों CRR कहते हैं। ठीक, एक लाइन में समझ में आया। आगे देखिए, 21 मई 2022 से अद्यतन मौद्रिक नीति 8 जून 2023 तक इसकी दर 4.50% है। CRR में वृद्धि से बैंकों के पास तरलता में कमी आती है, जबकि इसके विपरीत इसमें कमी तरलता को बढ़ाती है। ठीक, आगे देखिए। अब SLR क्या है? ठीक है, संवैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंकों की समग्र जमाओं का वह अनुपात जो उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, स्वर्ण, नगदी जैसी चल एवं सुरक्षित संपत्तियों के रूप में रखना होता है उसे दोस्तों SLR कहा जाता है। 8 जून 2023 को घोषित मौद्रिक नीति में यह 18% है। यह भी तरलता से ऋणात्मक रूप से संबंधित होता है। अब देखिए दोस्तों, ये वाली लाइन जो SLR था, CRR तो आप जान गए कि बैंक जो है आरबीआई, जो अब बैंक मार्केट में चल रहे हैं वो आरबीआई में नगद जमा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, बैंकों की समग्र जमाओं को वह अनुपात जो उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, स्वर्ण, नगदी जैसी चल में सुरक्षित संपत्तियों के रूप में रखना होता है वो SLR कहलाता है। आगे देखिए, अब साख नियंत्रण के उपकरण क्या है दोस्तों? रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट क्या है? यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। तो इसको इस तरीके समझिए कि आरबीआई ऋण देता है किसको? बैंकों को। ठीक है, आरबीआई ऋण देता है बैंकों को, उसे रेपो रेट कहते हैं। यह अनुसूचित बैंकों के साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। रेपो की कम दर के कारण बैंक अधिक मात्रा में साख सृजन कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें आरबीआई से सस्ती दर पे ऋण की प्राप्ति होती है। समझ में आया? 8 जून 2023 को घोषित मौद्रिक नीति में यह 6.50% है। अब यहां पे देखिए, अस्थाई जमा सुविधा दर SDFR। ठीक है, 8 जून 2023 को घोषित मौद्रिक नीति में अस्थाई जमा सुविधा दर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25% है। रिवर्स रेपो रेट क्या है दोस्तों? वह दर जिसपे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों की आरबीआई में जमाओं पर ब्याज देता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? रिवर्स रेपो दर कहलाता है। मींस कि जो बैंक मार्केट में चल रहे हैं दोस्तों, वो
आरबीआई को जो भी पूंजी आरबीआई को जमा करते हैं उस पे इन लोगों को क्या मिलता है दोस्तों, ऋण मिलता है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। 8 जून 2023 को घोषित मौद्रिक नीति में यह दर 3.35% है, मतलब कि ये लेता है दोस्तों 6.25% और देता है ये 3.35%। ये तो बहुत नाइंसाफी है, आरबीआई दोस्तों बहुत नाइंसाफी कर रहा है। आगे देखिए, बैंक रेट, बैंक रेट क्या है, बैंक दर, वह दर जिसपे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है उसे बैंक दर कहलाता है। क्या कहलाता है, बैंक दर कहलाता है। इसका भी साक्षरजन से विपरीत संबंध होता है। 8 जून 2023 को घोषित मौद्रिक नीति में यह दर 6.75% है। सीमांत अस्थायी सुविधा दर एमएसएफ रेट के बारे में देखेंगे। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी अति अल्पकालीन तरलता आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपने एसएलआर के बदले आरबीआई से जिस दर पर ऋण लेते हैं उसे एमएसएफ दर कहा जाता है। 8 जून 2023 को घोषित मौद्रिक नीति में यह दर 6.75% है दोस्तों। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना वर्ष 1975 में शुरू हुई। इस बैंकों में 50% पूंजी केंद्र सरकार की, 35% पूंजी किसी वाणिज्यिक बैंक मीन्स जो स्पॉन्सर बैंक होते हैं वो 35% लगाएंगे, ठीक है। 15% पूंजी संबंधित राज्य सरकारों की लगी होती है, उसे दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यह ग्रामीण वित्त हेतु समर्पित संस्थान है। सहकारी बैंक क्या है दोस्तों, इनको देखिए। सहकारी बैंक 3 स्तरीय होते हैं। राज्य स्तर पे राज्य सहकारी बैंक, जिले स्तर पे केंद्रीय सहकारी बैंक, स्थानीय स्तर पे प्राथमिक सहकारी शाख संगठन होता है। राज्य सरकारी बैंक उपभोक्ताओं से सीधे जुड़े नहीं होते, बल्कि यह शेष दोनों स्तरों के बैंकों का विनियमन करते हैं तथा इनका पुनर्वित्त पोषण करते हैं। कृषि में दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंकों द्वारा किया जाता है, ठीक है, भूमि विकास बैंकों द्वारा किया जाता है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। यह विविध उद्योगों की वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ठीक है। यह क्या करता है दोस्तों, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम मीन्स आईएफसीआई एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होती है। यह विविध उद्योगों की वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता मीन्स पैसे उपलब्ध कराता है। आईएफसी की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई, ठीक है, की स्थापना 1955 में की गई थी दोस्तों। इसके मुखिया है चंदा कोचर, ठीक है। इसके मुखिया कौन है दोस्तों, चंदा कोचर, जो लेडी है, ठीक है, चंदा कोचर। ये है दोस्तों लेडी हैं। अभी ये किसी मामले में जो है किसी मामले में संदिग्ध थी, ठीक है, वो सब पेपर में छपता था, आप भी पढ़े होंगे। आगे देखिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई की स्थापना जुलाई 1964 में की गई। भारतीय यूनिट ट्रस्ट मतलब यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1964 में की गई। सेंसेक्स बीएसई तथा निफ्टी शेयर बाजार से संबंधित है।
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड ये दोस्तों कृषि से संबंधित है और कृषि लोन प्रोवाइड करता है। भारत में कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च ये संस्था है दोस्तों। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। समझ लीजिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्वेश्चन इसका पूछा गया, नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982, रट डालिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। आगे देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में दोस्तों की गई थी। नाबार्ड किसान क्रेडिट कार्ड प्रबंधन की इकाई है। भारतीय लघु उद्योग बैंक SIDBI की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। देश में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए। वर्ष 1957 में भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में आई दोस्तों। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना 1992 में की गई और निक्की दोस्तों स्टॉक प्राइस इंडेक्स टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक मूल्य सूचकांक स्टॉक प्राइस इंडेक्स है। ठीक है, BSE भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का नाम अच्छी तरीके से आप सुने होंगे कि संवेदी सूचकांक को संक्षिप्त रूप में सेंसेक्स कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? सेंसेक्स कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। बंबई शेयर बाजार BSE दलाल स्ट्रीट मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन की माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त CPI कंबाइंड है। इसको देखिए, AW फिलिप्स ने स्फीति के दर तथा बेरोजगारी की दर के बीच एक विलोम संबंध पाया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंक हैं दोस्तों। SBI को छोड़ के कितने हैं? ये 11 बैंक, अभी बताया क्योंकि राष्ट्रीयकरण हो चुका है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है दोस्तों। वर्तमान में इसके चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं दोस्तों, और ये खारा हैं भी दोस्तों, थोड़ा कड़कपन है इनके में। आगे देखिए, भारतीय स्टेट बैंक भारत का पहला बैंक है जिसने चीन में अपनी प्रथम शाखा खोली है। कहाँ खोली है दोस्तों? चीन में इसकी शाखा चलती है। आगे देखिए, भारत का निजी क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक एक्सिस बैंक ने शंघाई चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की थी। इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित है, इसे एक अवैध कार्य माना गया है। RBI ने दिसंबर 1969 से लीड बैंकिंग योजना प्रारंभ की। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इसके पहले पूछा गया है, स्मार्ट मनी क्रेडिट कार्ड के लिए। प्लास्टिक मनी दोस्तों, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नगद कैश या मुद्रा मनी के लिए विकल्प है, ये भी दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस समय तो प्लास्टिक कार्ड ही चल रहा था, अब तो मोबाइल चल रहा है दोस्तों। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, ये सब चल रहे हैं, पेटीएम, ये सब चल रहे हैं। अब तो दोस्तों प्लास्टिक कार्ड भी थोड़ा धीमा हो गया है। ठीक है, प्लास्टिक कार्ड ही दोस्तों आपका ATM कार्ड है, ध्यान रखिएगा। प्लास्टिक मनी ATM से नाम, ATM याद रखिए।
इसका फुल फॉर्म है दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ना कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है इसके प्रीवियस में क्वेश्चन कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है दोस्तों। प्लास्टिक मनी के उदाहरण है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, स्मार्ट कार्ड, एटीएम आदि। प्लास्टिक मनी का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता देश ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। मुद्रा निर्गमन आरबीआई के प्रमुख कार्यों में से एक है। प्रधान उधारी दर मतलब कि पीएलआर एक ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपने सर्वप्रिय विश्वसनीय ग्राहक को ऋण देता है। अच्छा, विश्वसनीय ग्राहक को ऋण देता है, जैसे वहां एक मोदी था वो भाग गया था, इस तरीके को लोगों को ऋण देते हैं और वो दोस्तों भाग जाते हैं। फिर वो देश छोड़ के ही दोस्तों इतने ज्यादा करोड़ वो पैसे निकाल चुके होते हैं बैंक से कि वो देश छोड़ के भाग जाते हैं और गवर्नमेंट भी जो दोस्तों उनके खिलाफ कुछ नहीं करती। ठीक, आगे देखिए, बैंक स्थापना वर्ष भारतीय स्टेट बैंक 1955, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975, नाबार्ड 1982, सिडबी 1990। सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर में छपने वाला है वो है नाबार्ड। ये क्या है दोस्तों, M3 इक्वल टू M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की सावधिक जमाएं मतलब टाइम डिपॉजिट। ठीक, अब इधर देखिए, ब्याज की वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि कोष उधार देता है उसे रेपो दर कहलाती है, जबकि प्रक्रिया की विलोम मतलब कि आरबीआई उधार देता है, अब आरबीआई को ये लोग उधार देते हैं तो उसे रिवर्स रेपो दर कहलाती है। प्रीवियस में डिस्कस हो चुका है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। मुद्रा एवं साख नियंत्रण के लिए आरबीआई पैडात्मक व गुणात्मक उपायों का उपयोग करता है। भारत में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 में हुआ है। दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया है और अब नया दोस्तों 1919 मतलब 20 से लागू है। आगे देखिए, मुद्रास्फीति ऋणी वर्ग को लाभ तथा बॉन्ड धारकों को हानि पहुंचाती है। भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार को है। काली मुद्रा से तात्पर्य ऐसी मुद्रा से है दोस्तों जिस पर आयकर नहीं दिया गया होता है। अब देश और मुद्रा का नाम थोड़ा देख लीजिए। बांग्लादेश टका है, नेपाल रुपया है दोस्तों, वेरी मोस्ट जो है उसमें टिक करते जाता हूं। इराक इराकी दिनार है, इटली लीरा है, थाईलैंड थाई बाहत है, वियतनाम वियतनामी डोंग है, ईरान रियाल है दोस्तों, ये पूछा गया है इसके पर। चीन युआन, जापान एन पूछा गया है। भारत रुपया, भारत क्या है दोस्तों रुपया, तुर्की टर्किश लीरा, मलेशिया रिंगिट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके पहले पूछा गया है। दक्षिण कोरियाई वॉन, देखिए मलेशिया बहुत पूछा जाता है, ठीक है, और इराकी, हाँ ईरान पूछा जाता है, रियाल होता है इसका, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, आज का दोस्तों क्लास यहीं तक था। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में दोस्तों जरूर दिया करिए, जिससे मैं मोटिवेट होके आपके लिए हर एक दिन नया वीडियो के साथ उपस्थित होता रहूं। ओके दोस्तों, थैंक यू।